हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग आपके लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं इस चैनल पर साउंड का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अपने पिछले लेक्चर में साउंड के बारे में। ओके, तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे पिछला लेक्चर जाइए हमारे चैनल पर और फटाक से देखिए। वैसा हमारे चैनल को आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे अंदर चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे आप हमारा लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे अच्छे टॉपिक के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड, वेव एंड साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इन सब के बारे में चर्चा की थी। वेव पैरामीटर्स पढ़ाए थे। वेव पैरामीटर्स में हमने पढ़ा था वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ठीक है, और टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ों के बारे में। वेव वेलोसिटी, इनके बारे में हमने बताया था। मैंने और क्या बताया था, रिलेशन बताया था फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में। मैंने रिलेशन क्या बताया था, F=1/T, ये होता है रिलेशन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में। और मैंने बताया था वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है रिलेशन, जो कि हमारा बेसिक फार्मूला है V=F लैम्डा। ये फार्मूला आपको 2 बजे रात में भी याद होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा हुआ था। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा था साउंड में वेव के बारे में। तो अब थोड़ा सा साउंड को और डिटेल में ले जाते हैं। ठीक है, साउंड को और डिटेल में ले जाते हैं। तो जो साउंड होता है, देखो, जो हमारा ह्यूमन ईयर है ना, जो ह्यूमन ईयर जिस साउंड को डिटेक्ट कर पाता है, मतलब कि जो हमारा ह्यूमन ईयर बना है ना, किसी भी चीज़ की सेंस करने की एक सेंस, मतलब जो हमारे सेंसर्स भगवान ने हमको दिए हुए हैं, इनकी सबकी क्या है, एक कैपेसिटी है। यानी कि एक हद तक, एक लिमिट तक ये क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। ओके, एक इनकी रेंज होती है। जैसे अगर मान लीजिए हमको बहुत ही ज़्यादा हॉट चीज़ दे दी जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हमारी मतलब कि जो हमारी स्किन है, अगर उसको टच कर ले तो हम लोग जल जाते हैं, यानी हमारी स्किन को हार्श होता है, नुकसान होता है। उसी तरीके से साउंड में जो हमारा सेंसर है, सेंसर कौन है, सुनाई देने वाला, ईयर है। ओके, ईयर हमारा सुनाई देने वाला सेंसर है, तो उसकी भी एक रेंज है। वो केवल उतनी ही रेंज की साउंड को सुन सकता है। अगर उससे कम होगी तब भी नहीं सुन सकता, अगर उससे ज़्यादा होगी तब भी नहीं सुन सकता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो ईयर को, मतलब साउंड को सुनने के लिए जो ईयर के लिए रेंज बनाई गई है, वो रेंज जो हमारी है वो है 20 हर्ट्ज टू 20,000, यहाँ ऐसे लिखेंगे 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। यानी ये जो रेंज है, ठीक है, जिसको ह्यूमन ईयर हमारा डिटेक्ट कर सकता है, ये रेंज हमको बना, ये रेंज है, ठीक है, हमारी ऑडिबल साउंड की, ऑडिबल साउंड की। यानी कि ये इसी रेंज का साउंड, इसी फ्रिक्वेंसी की रेंज का साउंड केवल हम लोग सुन सकते हैं। तो ऐसा साउंड जिसको ह्यूमन ईयर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, या फिर इसको एक और लैंग्वेज में बोलते हैं सोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, सोनिक साउंड। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी, अगर किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, क्या है, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो साउंड हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। यानी कि अगर किसी भी साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है, या फिर एक चीज़ और 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर हो जाती है, हम ऐसा लिखेंगे ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी साउंड्स को हम लोग बोलेंगे, ये कैसी साउंड है, इनऑडिबल साउंड है भैया। कौन सा साउंड है ये, इनऑडिबल साउंड, जिनको हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट
नहीं कर सकता। हमारे ह्यूमन ईयर के डिटेक्शन के लिए जो रेंज बनी है वो केवल कितनी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर कम हुआ तब भी नहीं, अगर ज़्यादा हुआ तब भी नहीं, हमारा साउंड डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो हमारी लेस देन 20 हर्ट्ज वाली साउंड होती है ना, इन साउंड को हम लोग नाम देते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए, इंफ्रासोनिक साउंड। ओके। और ये जो हमारी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड होती है ना, इनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, समझ में आई बात? यानी कि कुछ अब साउंड के बारे में चर्चा हो गई ना कि साउंड क्या है भैया। पहली बात तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया, साउंड एक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। ओके, साउंड एक एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है वाइब्रेशन से। ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, जो ट्रेवल करती है वेव के फॉर्म में। वेव के दो हिस्से, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, नॉन मैकेनिकल वो जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ हमने साउंड के बारे में पढ़ी, लेकिन साउंड के बारे में कुछ और चर्चा हमने की कि साउंड क्या है, वेव है। वेव में कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में भी कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी मैकेनिकल प्लस लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं ना। साउंड, इतनी सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी हैं साउंड के बारे में। अब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि जो साउंड है उसकी भी रेंज है, जिसको हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर पाता है उसकी भी रेंज है भैया। कि जो साउंड है जो हमारे ह्यूमन ईयर के डिटेक्शन के लिए बनी, जो हमारे लिए ऑडिबल साउंड है, ठीक है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं या फिर सोनिक साउंड है, उसकी रेंज केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अगर इससे लेस देन होती है तो ऐसे साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ये भी हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है यानी अल्ट्रासोनिक साउंड, तो इसको भी हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की थी इस तरीके से। अब हमने बताया था साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रफ करने इसको जा रहा हूँ। अगर आपको नोट करना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने बताया साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो वेव में हमको एक चीज़ और बतानी थी। जैसे मान लीजिए साउंड अब चलती है तो कैसे चलती है? ये स्पीकर है भाई, मान लीजिए हमने एक स्पीकर ले लिया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक स्पीकर ले लिया है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपने देखा होगा जो बूफर होते हैं, साउंड होते हैं, उनके आगे एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की ऐसे मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो वाइब्रेट करती है। ठीक है, वाइब्रेट करती है। जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं ना, कौन सी एनर्जी? देखो, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी ना, उससे वाइब्रेशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? साउंड में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी निकल रही है। जो हमारा जो सिस्टम है, बूफर है, उसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी निकल रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? साउंड एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण क्या हो रहा है? एनर्जी आ रही है। तो ये जो एनर्जी आ रही है ना, तो अब देखो साउंड ट्रेवल कैसे कर रही है। तो जब ये वाइब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे है भैया एयर के मॉलिक्यूल्स खूब सारे, ये हैं एयर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल जब इस वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो ये भी वाइब्रेट करना चालू हो जाते हैं इस तरीके से। ये भी क्या करने लगते हैं? अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, वैसे इतने बड़े नहीं होते हैं पार्टिकल,
लेकिन मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक। तो ये भी क्या करने लगते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इनके वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऐसे, ठीक। और ऐसे ही ऐसे करते करते, ऐसे ही ऐसे करते करते ये क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा सा हिस्सा बनता है। उसके बाद जब ये लोग एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, यानी जब आगे बढ़ते हैं तो ये पार्टिकल थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे, मतलब थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, ये इस तरीके से थोड़े से दूर दूर होंगे। उसके बाद फिर क्या होंगे, ये ऐसे ही ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर आपस में आए पास पास, फिर इन्होंने क्या किया, एनर्जी ट्रांसफ़र करी और फिर ये दूर दूर हो गए इस तरीके से, ठीक है। फिर ये एकदम दूर दूर हो गए। तो ये क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए पार्टिकल नहीं आगे जा रहे हैं, ये पार्टिकल वही है। इसने क्या, ये वाले पार्टिकल ने क्या किया, इस वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र की, ये नहीं गया, गया कौन, एनर्जी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वेव में जा कौन रहा भैया, एनर्जी दौड़ रही है। यहाँ पे जो जा रहा है वो कौन जा रहा है, साउंड एनर्जी जा रही है, ना कि पार्टिकल। पार्टिकल तो अपनी जगह पर है ना, पार्टिकल तो यहीं पर है भाई। ये क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे पार्टिकल्स को। इसने क्या किया, दूसरे पार्टिकल्स को किया इसने, इस तरीके से। ये जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन ईयर है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए हमारा ह्यूमन ईयर है, तो इस ईयर को क्या हुआ, ये साउंड सुनाई दे रही है। इसी तरीके से वो करते करते हमारी कान में चले जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक पैटर्न बनना, ये पैटर्न आप लोग देख पा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, थोड़े पास पास है। यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स है एयर के वो थोड़े से पास पास हैं। तो ये वाला जो पैटर्न कहलाता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। वेव में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। ये वाला जो पैटर्न बनना है ना साउंड में, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े से दूर दूर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं थोड़े से दूर दूर, तो ये वाला जो पैटर्न होता है इस पैटर्न को बोलते हैं रेयरफैक्शन। समझ गए बात को, इसमें क्या होता है, इसी वाले पैटर्न को बोलते हैं रेयरफैक्शन, ओके। तो अगर आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, 60% नहीं आता तो मैं दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने स्प्रिंग तो देखी होगी। स्प्रिंग को आपने क्या किया, इस टाइप से स्प्रिंग है, ठीक। इसको आपने इस तरीके से स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके छोड़ दिया, मतलब एक जगह से फिक्स किया और फिक्स करने के बाद स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो इसका जो कुछ पैटर्न बनता है ना वो इस टाइप पे बन जाता है। इस टाइप से बन जाता है इसका पैटर्न, कुछ समझ पा रहे हो। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स पास पास हैं और कभी कभी क्या हो रहा है वो अचानक से दूर हो रहे हैं, फिर ये पास पास आ रहे हैं, फिर वो क्या हो रहा है दूर दूर हो रहे हैं। तो इस टाइप का कुछ पैटर्न बना। तो ये वाला जो पैटर्न बनना है ना, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इस वाले को बोलते हैं रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। इस तरीके से हमारा क्या होता है, अल्टरनेट प्रोसेस चलती रहती है और इस तरीके से करते करते जो एनर्जी होती है हमारे कान तक पहुंचती है। और ये जो एनर्जी होती है वो उसके लिए जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की अगर ये साउंड होगी तभी हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर पाएगा, अदरवाइज हमारा कान कह देगा भैया हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, इसको ले जाओ, ये कौन से साउंड लेके आए हो जो हमको सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आई होप आप लोग कंप्रेशन रेयरफैक्शन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके से, अगर हम लोग कोई स्ट्रिंग वेव ले लें, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उसमें क्या पैटर्न होता है, ठीक। जैसे स्ट्रिंग वेव कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव, इस तरीके से पैटर्न होता है उसमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें मोशन कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, ये वेव प्रोपगेशन है, ये पार्टिकल मोशन, ठीक है। तो पीएम से वेव प्रोपगेशन यानी कि पीएम के परपेंडिकुलर होता है डब्ल्यूपी का मतलब वेव प्रोपगेशन और पीएम का मतलब पार्टिकल मोशन, ओके। तो यहाँ पर ये होती है ट्रांसवर्स वेव। अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ट्रांसवर्स का टी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, परपेंडिकुलरिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेव प्रोपगेशन, ये पार्टिकल मोशन, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अब यहाँ से देखिए
ये जो वेव होती है इसमें क्या होता है, एक बार ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में पॉजिटिव में जाता है और एक बार ये फिर मीन पोजीशन से निगेटिव में जाता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो ये वाला जो ऊपर पॉजिटिव में जब ये जाता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट। जैसे उसमें पढ़ा था ना हमने क्या, कंप्रेशन, इसी तरीके से इसमें होता है क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारी बात को। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, तो जैसे हमारा साउंड वेव में कंप्रेशन रेयरफेक्शन होता है, वैसे ही ट्रांसवर्स वेव में हमारा क्रस्ट एंड ट्रफ होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा अपने सेकंड लेक्चर में की थी स्ट्रिंग वेव के बारे में। इसके अंदर मैंने बताया था कि ये वाला जो पैटर्न होता है ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये जो एक साइकिल कंप्लीट करने में रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगी और आगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक के आने में जितना टाइम लगा एनर्जी को वो होता है टाइम पीरियड। ये सारी चीज़ें मैंने सेकंड लेक्चर में एकदम डिटेल से बताई हैं। ओके, तो आप लोग हमारा सेकंड लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, सॉरी फर्स्ट लेक्चर में, हमारा ये सेकंड लेक्चर चल ही रहा है। ओके, तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर आराम से देखिएगा। ठीक, और उसमें अच्छे से समझिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बस इतनी बातें हो गई साउंड के बारे में। अब हम साउंड में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, साउंड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करती है, समझ गए? साउंड मीडियम में तो चलती है लेकिन वो भी रिफ्लेक्ट करती है। जैसे लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, लाइट क्या करती है भैया? कोई भी चीज़ हमको कब दिखती है? फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कोई भी चीज़ हमको कब दिखती है? जब लाइट आती है, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जाती है, यानी लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ओके, एट्थ के स्टैंडर्ड, 7th 8th के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई लाइट रे आती है, स्मूथ सरफेस है ये हमारा, इससे टकराती है तो रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंगल आई, एंगल आर, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल, मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने लाइट में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। 10th क्लास में लाइट चैप्टर है, 11th में ठीक है थोड़ा सा वेव के बारे में पढ़ेंगे, साउंड वेव, और 12th में आप लोग फिर से लाइट का एकदम डिटेल में ब्रॉडली पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बेसिक्स बातें करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को आप लोग जानते हो, एक चीज़ और कहते हैं एको। एको का मतलब समझते हो? गूंज। जैसे हमने बोला हेलो, तो वो कितनी बार जाता है? हेलो हेलो हेलो। जैसे आप लोग मूवियों में हमने देखा होगा, जब पहाड़ से चिल्लाते हैं लोग हेलो, तो क्या होती है? अचानक से आवाज़ आती है हेलो 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 हेलो, मतलब रिपीटेशन होता है ना, रिपीटेशन होता है। तो वहाँ से क्या होता है, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वहाँ से जो हमने जो बोला, हमने जो वोकल कॉर्ड जो हमारी होती है वहाँ से वाइब्रेशन हुआ, साउंड जो प्रोड्यूस हुई, हमने बोला हेलो, तो वो क्या हुई? वहाँ से मतलब जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से टकरा कर, यानी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों में फिर से सुनाई दी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको। अब ये एको होने की भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, एको होने की भी कंडीशंस होती है। क्या कंडीशन होती है वो हमको देखना है। ठीक है, एको की भी कोई स्पेशल कंडीशन होती है। भैया हर जगह एको नहीं प्रोड्यूस हो सकता, हर जगह एको नहीं प्रोड्यूस होता, हर जगह साउंड थोड़ी ना रिफ्लेक्ट करती है। अब यहाँ पे है, जैसे मैं रूम में हूँ तो यहाँ पे हमको एको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे साउंड, ऑब्स्टिकल से टकरा रही है, हर यहाँ पे जितने सारे ऑब्जेक्ट रखे उनसे भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे एको क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? हर जगह एको नहीं प्रोड्यूस हो सकता। ठीक है, एको यहाँ पे क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं हो रही होंगी, इस वजह से एको नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। जो कंडीशन है वो मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो इसके लिए है एको प्रोड्यूस होने के लिए, वो फटाक से आप लोग लिखिए क्या है, जल्दी से लिखिए, लिखिए साइज ऑफ reflecting, size of reflecting obstacle, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग, जो हमारा सरफेस है, सरफेस लिख सकते हैं,
साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है हमारी किसकी, एको प्रोड्यूस होने की, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग साउंड होनी चाहिए, यानी कि जो सरफेस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग, वो क्या होना चाहिए, हमारी साउंड वेव की जो वेवलेंथ है उससे बड़ा होना चाहिए। ओके, जिस वेवलेंथ की हमारी साउंड है उससे बड़ा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे वो टकरा कर आएगी, वो बड़ा। अगर मान लीजिए इतना छोटा सा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इतना छोटा सा पुड्डी सा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हम चिल्ला रहे हैं, तो क्या ये यहाँ से टकरा कर वापस जा पाएगा? क्या पता साउंड यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साउंड है, ठीक है, यानी जो ऑब्स्टिकल का साइज है वो बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, intensity of sound should be sufficient। ठीक है, यानी जो साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए वो सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है भैया, अगर हमने धीरे से बोला हेलो, क्या आपको साउंड सुनाई दिया, एको सुनाई देगा? यानी कि जो साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुँचे तो भाई, तभी तो एको प्रोड्यूस होगा। अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुँचेगी नहीं, रिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, तो हमारे तक आएगी कैसे? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी जो होनी चाहिए, मतलब मेरी जो आवाज़ की तीव्रता होनी चाहिए, यानी कि जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, सफिशिएंट, मतलब हाई भी नहीं लेकिन इतनी होनी चाहिए कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक साउंड आसानी से पहुँच सके। ठीक, ये हो गई दो कंडीशन। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर वो नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। ओके, मतलब एको हमारा जो है वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। तो थर्ड कंडीशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, यानी कि जो टाइम इंटरवल है ना रिफ्लेक्टिंग साउंड और हमारी जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, वो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए फटाक से, जल्दी से आप लोग जल्दी से पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट जल्दी से लिखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल साउंड, लिखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल साउंड, इफ द डिफरेंस ऑफ, क्या कौन सा डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इफ द टाइम डिफरेंस, डिफरेंस के ऊपर ऐसे अगर लिख लिया हो तो ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, इफ द टाइम डिफरेंस ऑफ ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड, मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड और एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। ओके, यानी आपसे बोल रहा है जो टाइम डिफरेंस है किसका किसका, रिफ्लेक्टिंग साउंड का, सॉरी रिफ्लेक्टिंग साउंड का एंड ओरिजिनल साउंड का, ठीक है, ओरिजिनल साउंड का, वो कम से कम होना चाहिए 0.1 सेकेंड या फिर उससे ज़्यादा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो एको आएगा भैया, थोड़ी देर बाद आवाज़ आएगी, हमको और इजीली से आसानी से एको सुनाई देगा। लेकिन अगर इससे कम आई, जैसे मैंने बोला हेलो, तो वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब रिफ्लेक्ट तो हुआ, लेकिन हमारा जो साउंड, जो हमारा ह्यूमन ईयर है, वो दो साउंड को डिस्टिंक्टली अलग अलग तभी क्या कर सकता है, मतलब एब्जॉर्व कर सकता है, तभी उसको महसूस कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, जब उनके बीच टाइम डिफरेंस कम से कम 0.1 सेकेंड का हो। तो ये 3 हमारी कंडीशन है एको प्रोड्यूस होने के लिए। आप लोग समझ गए अच्छे से? तो ये सारी 3 कंडीशन है
कि पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज़ बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ की वेव से, साउंड वेव की वेवलेंथ से, इंटेंसिटी उसकी सफिशिएंट होनी चाहिए, एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टिंग साउंड और ओरिजिनल साउंड के बीच जो टाइम डिफरेंस होना चाहिए वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम होगा तो नहीं चलेगा। ओके, तो इतना आप लोग पहले नोट कीजिए फटाक से। चलिए, तो हमने यहाँ पे पढ़ा एको किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है एको प्रोड्यूस होने के लिए, ये सारी हमने पढ़ ली ना। एक कंडीशन आप लोगों की बुक में और दी हुई होती है डिस्टेंस वाली, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मतलब उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो लेकिन जो तीन इसमें जो इम्पॉर्टेंट थी, जिनके बगैर काम हो ही नहीं सकता था, वो यही थी। ठीक, डिस्टेंस वाली मैं इन्हीं से प्रूव कर देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई सोर्स है, या मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल है, क्या आपको साउंड सुनाई देगा, मतलब एको सुनाई देगा, साउंड तो सुनाई देगा। जो आप बोल रहे हैं वो तो आपको तुरंत एक सुनाई दे रहा, ओरिजिनल साउंड जो आपका है, लेकिन क्या जो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है एको, वो आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल बहुत ही पास रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी नहीं सुनाई दिया, अब आपने यहाँ रखा, अब भी नहीं सुनाई दिया, अब मान लीजिए आपने यहाँ रख दिया, अब आपको क्या हुआ, साउंड सुनाई दे गया, यानी जो एको था वो सुनाई दे गया। ठीक है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, जिस डिस्टेंस पर ऑब्स्टिकल को रखने पर साउंड क्या हो रहा है, मतलब एको क्या हो रहा है, हमको प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हमको सुनाई दे रहा है। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया इस तरीके से, ये गया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होके वापस आया। इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया क्या, चलो थोड़ा सा सही से बना देता हूँ डायग्राम। ये ठीक, इसने साउंड प्रोड्यूस किया इस तरीके से, ये इसके ईयर, ठीक, इस तरीके से ये गया और टकरा कर वापस आया। हमने कहा इनके बीच में जो जा रहा है और जो साउंड आ रहा है, इनके बीच में जब टाइम इंटरवल कितना हो गया, 0.1 सेकेंड। हमने देखा कब हमको साउंड सुनाई दी, थर्ड कंडीशन जब इसमें फॉलो हो गई, कि जो इम्पोर्टेंट कंडीशन थी कि 0.1 सेकेंड पे ये साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, कम से कम कितनी देर बाद आ रहा है, जो रिफ्लेक्टेंट यानी जो जाने वाला साउंड है ये गया, और रिफ्लेक्ट होकर जो आने वाला साउंड है, इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस था वो कितना हो गया, कम से कम 0.1 सेकेंड हमने देखा हो गया। तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। ठीक, हम जानते हैं ये किसके लिए, कंडीशन ऑफ हेयरिंग एको इन एयर, हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग, कंडीशन ऑफ हेयरिंग एको इन एयर, ये एयर के लिए ओनली बात हो रही। तो हम लोग देखेंगे एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो 340 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रॉक्स। कहीं कहीं पे टेम्परेचर का भी डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे हो जाती है 341, 342। अभी मैं बताऊंगा कि साउंड की जो स्पीड होती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ओके, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे अच्छे से। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, जब हम लोग किसी भी मतलब कि मान लीजिए अगर हम लोग टेम्परेचर कर देते हैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, तो वहाँ पर जो साउंड की स्पीड होती है वो प्लस में 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो यही सारा खेल होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो जो रिफ्लेक्ट होने वाली साउंड है उसके बीच में टाइम गैपिंग 0.1 सेकेंड के। तो अब हम लोग को एक फॉर्मूला पता है भैया, हम लोग छोटे से बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते चले आने की स्पीड बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये फॉर्मूला आपने 3rd, 4th, 5th फर्स्ट क्लास से, जब से आप मतलब मैथ पढ़ना चालू किए होंगे फर्स्ट क्लास से, जब आप क्वेश्चंस पे आए होंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, तब आप ये चालू कर दिए होंगे। ठीक, मैं मान सकता हूँ आप 2nd, 3rd क्लास से ये चालू कर दिए होंगे। ठीक, ये फॉर्मूला आपको जहन में आ गया होगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सबको पता है, सबको आता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको स्पीड जो दी हुई है एयर की, एयर में साउंड की स्पीड वो कितनी दी है, 340। ठीक, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमने कहा जाने में इसको डिस्टेंस ट्रेवल किया d और आने में डिस्टेंस ट्रेवल किया d, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की, d प्लस d यानी 2d अपॉन टाइम इसको कितना लगा मिनिमम 0.1 सेकेंड का। तो अगर मुझसे क्या पूछा, मिनिमम डिस्टेंस पूछी है ना ऑब्जेक्ट की ऑब्स्टिकल से, यानी कि जो सोर्स है उसकी ऑब्स्टिकल से, तो हमने किया 2d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1,
और यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो बच्चों नीचे 0 बढ़ता है, ये आपको भी पता है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी ना वो आ जाएगी 34/2 यानी 17 मीटर। ये केवल और केवल एयर के लिए है, क्योंकि हम लोग जानते हैं भैया ये जो साउंड वेव है ये मीडियम में ट्रेवल करती है, तो मीडियम में भैया इसकी स्पीड दूसरी हो जाएगी। ओके, तो ये साउंड की जो डिस्टेंस है एयर में, और ठीक है, वो कम से कम अगर 17 मीटर होगी यानी 17 मीटर होगी, सोर्स की स्पीड सोर्स की जो डिस्टेंस है वो कम से कम अगर 17 मीटर होगी ऑब्स्टिकल से, तब हमको एको सुनाई देगा एयर में, अदरवाइज नहीं देगा। ओके, तो 3-4 कंडीशन हो गई। फर्स्ट, ऑब्स्टिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का साइज बड़ा होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ साउंड से, इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए साउंड वेव की, डिफरेंस ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टिंग साउंड में 0.1 सेकंड का होना चाहिए, एंड इनके बीच में जो सोर्स है, साउंड सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, एयर की बात कर रहा हूँ, वो 17 मीटर होनी चाहिए। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट मीडियम ले लेता हूँ, कोई दूसरा मीडियम, एयर की जगह अगर मैंने मान लीजिए वाटर ले लिया, इन वाटर, अगर मैं वाटर में बात करूं तो वाटर में बात जानते हैं क्या होता है, मीडियम में जैसे ही हम लोग जाते हैं ना साउंड की स्पीड चेंज हो जाती है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको नोट करना तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जैसे हम लोग वाटर में जाते हैं ना, इसकी कहानी चेंज, जैसे कहानी क्या चेंज होती है, कहानी नहीं, बस ये केवल डिफरेंस चेंज हो जाता है, किसका, स्पीड का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मीडियम होती है, हर मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो साउंड की स्पीड होती है वाटर में, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, मैं जब आप लोगों को ये चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है, कि हर मीडियम में कौन कौन सी स्पीड, ठीक है, मतलब कि हर मीडियम में साउंड की स्पीड क्या क्या होती है, ठीक। तो अभी आपने एयर में पढ़ लिया 340, वाटर में होती है ये 1440 मीटर पर सेकंड, यानी 1440 से हम बोल सकते हैं 1440 मीटर पर सेकंड होती है वाटर में स्पीड साउंड की, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं ना, स्पीड ऑफ साउंड वाटर में, जब हमने ये चीज़ देखा, ये आपका क्या हो चुका है, पूरा वाटर, यहाँ पे मान लीजिए ये वाटर है पूरा, आप वाटर के अंदर ये सारी कहानी कर रहे हैं, ठीक। तो मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वाटर में, तो हमने देखा भैया स्पीड है 1440 इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा 2d, यानी d + d, जाने में d आने में d, 2d अपॉन में टाइम तो 0.1 सेकेंड ही लगेगा। ये भैया स्पेशल कंडीशन, इसमें कुछ चेंज होना नहीं। तो d = यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1440 × 0.1 अपॉन में 2, और यहाँ से पॉइंट टाइम 0 बढ़ा, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही है ना, वो देखिए कितनी आ रही है, 2 7 जा 14 एंड 2 जा 4, 72 मीटर आ रही है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया डिस्टेंस में। वाटर में अगर आपको एको सुनना है तो आपको कितनी डिस्टेंस पे ऑब्स्टिकल को रखना होगा, 72, जबकि एयर में कितनी डिस्टेंस पे, ओनली ऑन 17 मीटर की डिस्टेंस पे रखना होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एको का अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक एको का फॉर्मूला भी डायरेक्ट बन जाता है, अगर आपसे पूछे मिनिमम डिस्टेंस, या फिर आपसे पूछ ले टाइम दिया हो कि रिफ्लेक्टिंग टाइम इतना है, ठीक है, आपकी डिस्टेंस दी है इतनी, तो आप स्पीड बताइए कितनी होगी साउंड की। तो आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, v क्या है स्पीड, ठीक है, 2d, d क्या है डिस्टेंस अपॉन में टाइम t, ठीक है। तो v = 2d अपॉन t, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं t = 2d अपॉन v। ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ एको, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला ऑफ एको, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर एको, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे टॉपिक्स, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।